So hello Hardik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग तरीके से सोसाइटी द्वारा अपब्रिंगिंग की जाती है। उनके खिलौने, उनको अलग अलग तरीके से काम जो करवाए जाते हैं जिससे उनको फ्यूचर में किस तरीके से रोल प्ले करना है ये सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को आउटसाइड ऑफ द होम, घर के बाहर के जो भी काम काज रहते हैं वो लड़कों को दिए जाते हैं, और घर के अंदर के काम जैसे झाड़ू पोंछा या खाना बनाना या फिर बच्चों की देखभाल करना ये लड़कियों को सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर रोल एज अ फादर और एज अ मदर प्ले करना होता है। तो सोसाइटी ये सब हमें छोटेपन से ही सिखाना शुरू कर देती है। जैसे बच्चों में लड़कों को खिलौने में रिमोट कंट्रोल कार मिलती है जब भी उनका बर्थडे पड़ता है, और लड़कियों को डॉल्स मिलती है, किचन सेट मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर में यही काम करने के लिए सोसाइटी प्रेरित करती है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन शो करता है लड़के और लड़कियों में। ठीक है, तो ये सब कहानी हम लोग पढ़े। अभी तक समोवन आइलैंड की कहानी पढ़े, हरियाणा विलेज की, मध्य प्रदेश स्टेट के एक विलेज की कहानी पढ़े कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा है। आज अपने इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको आज यहाँ समअप करते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग आज मैथ्स का थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे जिसमें एरिया ऑफ सर्कल देखेंगे। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पे। तो आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि वुमेन्स का जो वर्क है, जो लेडीज़ हमारे घरों में काम करती हैं, मम्मी हैं और बहन हैं, तो उनके वर्क को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है क्योंकि उन्हें कोई पेमेंट मिलती नहीं है। और लास्टली सवाल यही उठता है कि आप तो कोई काम करती नहीं है। लेकिन कल जैसे हम लोगों ने एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें मम्मी ने क्या किया था, एक दिन की स्ट्राइक पर चली गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आज कोई काम नहीं करूँगी, ऑन द स्ट्राइक रहूँगी। तो फिर घर में एक हरिकेन जैसा आ गया था, सारे कपड़े लत्ते, सारे जो सामान होते हैं वो इधर उधर पड़े हुए थे, मतलब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। बच्चे बिना खाए बिना टिफ़िन लिए ही स्कूल चले गए, उनके पापा को भी ऑफिस जाने में लेट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि जिसको हम लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, जिस हाउस वर्क को, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ स्टाइल में। अगर मम्मी ये सब काम ना करें, बहन ये सब काम ना करें, तो फिर घर पे दिक्कत आ जाया करती है। और ऐसा फील भी किया होगा अगर कभी मम्मी अकेले कहीं घूमने चली गई या नानी घर चली गई, तुम घर पे अकेले हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती, घर एकदम जैसे उजड़ा उजड़ा लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें इन सब वर्क को, सोसाइटी को चेंज करने की आवश्यकता है और हम ही तुम मिल करके सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग है कि वुमेन के वर्क को निगलेक्ट किया जाए, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो अगला टॉपिक इसी पर आता है वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। वुमेन्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है और उन्हें इक्वालिटी दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये इस टॉपिक में हम देखने चल रहे हैं। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or a family matter. जो ये मुद्दा है कि वुमेन्स के वर्क को वैल्यू ना देना, ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे फैमिली का मैटर नहीं है, ये पूरी के पूरे अर्थ का मैटर है। पूरी की पूरी दुनिया में ऐसी ही कहानी चल रही है कि लड़के जो काम करते हैं उसकी वैल्यू है, ठीक है, और जो लड़कियां काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये इंडिविजुअल या फैमिली मैटर ना होकर के एक यूनिवर्सल मैटर है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। और इसकी वजह से मेन और वुमेन में हम लार्ज स्केल पर इनइक्वालिटी देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की बहुत आवश्यकता है। गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं बनाएगी, तब तक भाई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा छोटे मोटे स्तर पे। As we now know, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम बहुत कम जानते हो, जैसे जैसे हम और सिविक्स
पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब उसको देख करके एकदम भावुक हो जाओगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतने साल पहले बनाया हुआ है 1950 में, वो पूरी तरीके से लागू हो गया था हमारे पूरे कंट्री में, लेकिन अभी भी जो उसकी चीज़ें हैं वो इतनी शानदार हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड इक्वालिटी लिखा है कि हम किसी भी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, इन सब पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम लड़का हो, लड़की हो, या तुम ऊंची जाति को हो, तुम नीची जाति को हो। इस बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत तगड़ा तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। यदि रियलिटी हम रियल वर्ल्ड में उतर के देखें तो सेक्सेस के बीच में, मेल फीमेल के बीच में हमें ढेर सारी असमानता देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation। तो गवर्नमेंट को आवश्यकता है, क्योंकि भाई हम कहेंगे, तुम कहोगे सोसाइटी में जा करके तो लोग मानेंगे नहीं। हो सकता है एक आध झापड़ भी दे दें कि तुम आए हमको सिखाने, तुम इतने छोटे से हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब कहेगी, रूल बनाएगी, तो लोग उससे डरेंगे कि हाँ भाई साहब, यदि हम अब डिस्क्रिमिनेशन किए, जैसे बहुत पहले बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब काफ़ी कम हो गया है। जैसे कि तुम्हें हम कहानी सुनाए, पहले बताए भी हैं कई सारी कहानियाँ कि जो नीची जाति के लोग थे, पहले यदि उच्च जाति के घर जाते थे तो अपने साथ कुछ मतलब बेल जैसा लिए रहते थे, और उधर से गुजरते तो उसको बजाते हुए निकलते थे कि हम इधर से जा रहे हैं, अब इधर कोई आना नहीं तो तुम लोग क्या हो जाओगे, मतलब अशुद्ध हो जाओगे। ऐसा लोगों की मानसिकता थी। और वो लोग, नीची जाति के लोग, जा कर के कुएँ में पानी नहीं भर सकते थे, कुएँ से पानी नहीं ले सकते थे। उनका सारा चीज़ें अलग थी। उनको जो हमारी वो थी, मतलब सोसाइटी थी, उसके बाउंड्री पर, कर्टयार्ड पे उनको रहने दिया जाता था कि तुम दूर दूर रहोगे, ठीक है, कंट्री बॉर्डर पे रहोगे, बीच में, सोसाइटी के बीच में तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। For example, it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls। वुमेन और गर्ल्स पर ही चाइल्ड को केयर करने का, जो छोटे बच्चे हैं उनको देखने का, और घर के घरेलू काम करने का पूरा बर्डन वुमेन्स और गर्ल्स पर ही आता है। This naturally has an impact on whether girls can attend school। देखो, इस वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो हमारे घर में बड़ी लड़कियां होती हैं वो स्कूल अटेंड कर पाएंगी कि नहीं, क्योंकि घर के इतने कामकाज होते हैं कि दिन कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई साहब, अक्सर देखा जाता है कि उनको स्कूल छुड़ा दिया जाता है कि घर में अब छोटे बच्चे हो गए, इनकी देखभाल करो और घर के काम काज करो, क्योंकि आगे वही करना है। ऐसी दलीलें दी जाती हैं। It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and career they can have। तो वुमेन्स को जब कैरियर अपना चूज करना पड़ता है कि वो कौन सा सर्विस करना चाहती हैं, तो ये सब उनके दिमाग में रहता है कि हमें घर के काम काज करने हैं, तो उसके साथ ही ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। The government has set up आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स in several villages in the country। अब देखो, गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को लेकर के क्या क्या काम किया है। भाई, गवर्नमेंट में प्रेशर बना कि इक्वालिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है रियल वर्ल्ड में, तो भाई साहब गवर्नमेंट आप इसके लिए काम करिए। तो गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, आंगनवाड़ी सेटअप किया है और चाइल्ड केयर सेंटर्स विलेजेस में, अलग अलग विलेजेस में अक्रॉस द कंट्री सेटअप किया है। यहाँ पर बच्चों की देखरेख की जाती है। तो माँ क्या करती हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेज देती हैं और अपना कुछ सर्विस कर सकती हैं। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creche facility। ठीक है, क्रेचे फैसिलिटी मतलब होता है कि छोटे बेबीज का एक प्रकार का एक स्कूल टाइप का रहता है। ठीक है, छोटे बेबीज का गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ एक स्कूल टाइप का रहता है। वहाँ पर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को रख सकते हैं और वो अपना ऑफिस अटेंड करें और ऑफिस से लौटते समय अपने बच्चों को लेकर के घर जाएं। तो इससे क्या होगा, बच्चों को देख रेख भी मिल जाएगी, बच्चों को प्रॉपर जो मतलब उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, वो भी वहाँ पर जो एम्प्लॉई रहते हैं वो कर सकते हैं। और
साथ ही साथ जो उनकी मदर हैं वो अपना जो आउटिंग है, आउट ऑफ वर्क है, वो भी आराम से कर सकती हैं। द प्रोविजन ऑफ क्रेचेज हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। और ये जो क्रेचे फैसिलिटीज़ वुमेन को प्रोवाइड कराई गई बाय द गवर्नमेंट, इससे ज़्यादातर महिलाएं एम्प्लॉयमेंट अपने हिसाब से चूज कर पा रही हैं, रोजगार अपने हिसाब से ले पा रही हैं। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। अब बच्चियां, जो बड़ी बच्चियां, वो भी अपना स्कूल अटेंड कर सकती हैं। उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि घर के काम करने हैं, बच्चों को संभालना है। ठीक, तो इस तरीके से चैप्टर यहाँ पर लगभग खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 पोस्टर दिए गए हैं, बहुत ही शानदार पोस्टर एनसीईआरटी में बनाए गए हैं। इसको ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तुम देखोगे कि सब में फीमेल्स ही फीमेल्स तुमको दिखाई देंगी और वो वेरियस एक्टिविटीज़ कर रही हैं। देखो ये लास्ट वाले में वो क्या कर रही हैं, खेतों में कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर देखो साइकिल, मोटरसाइकिल चला रही हैं। यहाँ पर बच्चों की देखभाल कर रही हैं। यहाँ पर वो दुकान पर जा कर के कुछ सामान खरीद रही हैं। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा वर्क कर रही हैं। तो तुम देखोगे कि ज़्यादा हमें देखने को जो मिल रहा है वो कहानी कुछ उल्टी है। मेल्स कहते तो हैं कि हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। फीमेल्स हमारी जो हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं, वो लगभग सब काम कर ले रही हैं। लेकिन हम लोग को यदि किचन में एक दिन के लिए कह दिया जाए कि भाई साहब खाना बनाना है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो सीखना चाहिए सभी काम। यहाँ पे देखो ये फीमेल क्या कह रही है, मैं हर कहीं मौजूद, मतलब हर एक एक्टिविटी में मेरा इंटरफेरेंस है, मैं हर एक काम कर रही हूँ, मेरी अनदेखी और नहीं संभव। जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना तुम लोग, वो अब संभव नहीं है। कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। तुम्हारी जो भी उपलब्धि है, तुमने जो भी अचीव किया है, क्या उसमें मेरा हाथ नहीं है? यदि हमने, जैसे तुम क्लास में फर्स्ट आए, तो फर्स्ट कैसे आते हो? ठीक है, उसके पीछे मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मम्मी तुम्हें पढ़ाती हैं, ठीक है, मम्मी तुम्हें पढ़ाती हैं, बीच बीच में तुम्हारा टेस्ट वगैरह लेती हैं, साथ ही साथ तुम्हें खाना टाइम पे देती हैं, लंच टाइम पे देती हैं, तुम्हें तैयार करती हैं। तो उसमें जो तुम्हारी जितनी भी उपलब्धि है, उसमें किसी ना किसी फीमेल का हाथ रहता है। जैसा एक काफ़ी फेमस कोटेशन है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। ठीक है, एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, लेकिन औरत जब कभी कई हो जाती हैं किसी के लाइफ में, तो वही असफलता का भी कारण बनता है। तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय अ वुमेन्स ग्रुप इन बंगाल। कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन ऑन द पोस्टर। अब इस पर तुमको एक स्लोगन लिखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इसमें देखो एक फीमेल है, फीमेल के होते 2 ही हाथ हैं, लेकिन करती बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर कई सारे हाथ फीमेल्स के दिखाई गए हैं। कभी वो घरेलू वर्क कर रही है, कभी वो ऑफिस में जाके वर्क कर रही है, कभी वो झाड़ू कर रही है, कभी वो खाना बना रही है, कभी लोगों की देखभाल कर रही है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत ही शानदार चैप्टर था, इसको तुम अपनी लाइफ से काफ़ी कनेक्ट कर पाओगे। अब इस चैप्टर के बाद हम आ जाते हैं अपने मैथ्स के रिवीजन में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, जैसा कि कल हम लोगों ने कवर किया था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बहुत ही शानदार तरीके से तुम्हें सब समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या मतलब था। जैसा कि कल बताए थे, हमें सर्कल की बाउंड्री के चारों तरफ घूमना है। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और चारों तरफ घूम करके उसी पॉइंट पर हम वापस से पहुंच जाएंगे, तो ये होता है सर्कमफ्रेंस, जिसको हम लोग थोड़ा सा और फैमिलियर भाषा में कह सकते हैं कि पेरीमीटर। पेरीमीटर समझो, पेरीमीटर, पेरी मीन्स चारों तरफ, मीटर मीन्स मेजरमेंट, चारों तरफ का मेजरमेंट। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है। ठीक है, मतलब जैसे ये हमारा मोबाइल फोन है और इसने आकर के हमारी पाम पर इस तरीके से ये स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, तो जितना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है वो हम कहेंगे कि इस मोबाइल का एरिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जिस तरीके से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलेंगे तो 2πr सीधे तुम्हारे अंतर्मन से निकलेगा, वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल जैसे बोलेंगे तो तुम्हें बोलना है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का।
जिसमें पाई हमारी, तुम जानते हो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 कभी हम लेते हैं और कभी हम 3.14 लेते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी रहेगी वो हमें लेनी है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हमारी मर्जी, दोनों में से कोई भी ले लो, तुम्हारे लिए जो अच्छी लगे। ठीक है। और आर हमारा होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है सर? तो रेडियस पहले समझाए हैं, वापस समझाते हैं कि रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर के, सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट होती है और बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री पर जाती है, सर्कल के पेरिफेरा पे जाती है और जुड़ती है। तो ये होता है हमारा रेडियस, ये होता है रेडियस। तो रेडियस का हम डबल कर देंगे, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लो, एकदम रट लो दिमाग में, पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व मत करने लग जाना, उसमें देखना कि पूछ क्या रहा है। बच्चे क्या करते हैं, एरिया पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस निकाल देते हैं क्योंकि उसी कभी तक प्रैक्टिस करके आए। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है। एरिया ऑफ सर्कल कह रहा है तो अंदर से मन से क्या फॉर्मूला निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। फटाक से लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और देखो रेडियस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 सेंटीमीटर और पाई 3.14। वैल्यू यहाँ लिख दो, आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू है 3.14। इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें 22/7 चूज नहीं करनी है, 3.14 चूज करनी है। क्लियर है बात? यहाँ पर देखो, अब हम लोग फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3.14 और आर की वैल्यू है 30, इसका स्क्वायर। ध्यान रखना 30 का स्क्वायर तुम फटाक से मारते हो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है वो अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये गलत है। 30 का स्क्वायर मतलब होता है 30 मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है। जल्दबाजी में ये तुम मार देते हो, गलत है भाई। ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है, जो करो एकदम सॉलिड करो। 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 900 होता है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 900 लिख देंगे। फटाक से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 900 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना भाई, संडे को टेस्ट होगा तो सब क्लियर हो जाएगा तुम कैलकुलेटर का कितना इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। तो बिल्कुल भी स्मार्टनेस मत दिखाओ, फंसोगे बुरा। ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0 4 0 0 4 9 36, 1 0 0 1 0 0 1 9 1 1 9 9, 3 0 0 3 0 0 3 9 27, 0 0 6 9 3 12 2 कैरी 1 7 1 8। तो ये आ गया हमारा 282600 और पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, तो इस वजह से यहाँ सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर, तुम्हारी जो मर्जी वो लिख सकते हो। ठीक है। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, जो अलग अलग क्वांटिटीज दी गई हैं, उसका हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे पाई 3.14 या फिर 22/7 होता है और आर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं फटाफट। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर, देखो डायमीटर से समझ में क्या आता है, जैसा तुम बोलते हो डायमीटर मीन्स मरा हुआ मीटर, तो ऐसा नहीं है। डायमीटर मीन्स होता है रेडियस का डबल, रेडियस का डबल। जैसे रेडियस हमारा क्या था, सेंटर से एक लाइन जो कि हमारे बाउंड्री पे जा रही है, सर्कल की बाउंड्री पे जा रही है। तो डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो बाउंड्री से स्टार्ट हो, सेंटर पे जाए और फिर वो चली जाए वापस से बाउंड्री पर। ठीक है। मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो, सेंटर से पास हो और उसके दोनों एंड हमारे सर्कल की बाउंड्री पर हो, तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है।
तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम फटाक से रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग डायमीटर इक्वल्स टू 9.8 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 9.8 का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 4.9 मीटर। कह रहा है एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एरिया निकालना है तो कहीं ये नहीं सरकमफ्रेंस निकाल दो, तो सरकमफ्रेंस कह रहा है तो एरिया निकाल दो। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पूछ क्या रहा है ये हमें बताना है। नाम हमारा पूछे तो पिताजी का नाम नहीं बताना है, ठीक है। ये बार बार बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, नंबर फिर कमाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फटाक से लिखते हैं। पाई की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं है, ठीक है, 22/7 या 3.14 गिवन नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी चाहे जो यूज़ कर लो। तो हम मान लो यूज़ कर लेते हैं 22/7, ठीक है, 22/7 मर्जी है, चाहो तो 3.14 भी यूज कर लो। क्वेश्चन में मतलब आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसी में डिफरेंस आएगा, बाकी सब तुम्हारा सही रहेगा, दोनों ही आंसर सही रहेंगे। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 का स्क्वायर, और 4.9 का हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4.9 के स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार उसको खुद में मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी 8, 9 4 ज़ा 36, 36 8 44, 4 9 ज़ा 36 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16, 16 3 90, 1 4 6 10 कैरी 1, 9 4 13 1 14 और 1 1 2, 2401 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 24.01, ठीक है। ये पॉइंट देखो सब दोनों में एक एक डिजिट बाद लगा है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हम पॉइंट को ऐड कर लेते हैं कि ऊपर वाले जो डिजिट है उसमें वन डिजिट के पहले लगा है और नीचे भी 1 डिजिट के पहले लगा है, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा 2 डिजिट के पहले, इस बात का ध्यान रखना। तो 24.01। अब देखो इसको सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 7 जो है ये 24.01 को कैंसिल आउट कर देगा। कैसे, यहाँ पे देखो 24.01 को 01 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7 3 ज़ा 21, 4 में से 1 गया 3, जैसे ये पॉइंट के पास गया है तो पॉइंट चला जाएगा ऊपर और ये 0 उतरेगा, 7 4 ज़ा 28, 2 और फिर 1, 7 3 ज़ा 21, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.43, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 22 और 3.43 को, 22 को 3.43 से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और वापस से इसी से मल्टीप्लाई है तो 6 8 6 6 8 6 14, 4 कैरी 1, 6 8 14 1 15, 6 1 7, 75.46 मीटर स्क्वायर, खत्म, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक जरूर कर लेना जब भी तुम्हारा टेस्ट रहे, एग्जाम रहे या जब भी होमवर्क करते हो, ज़्यादा होमवर्क तो देते नहीं। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा हो जाता है यहाँ खत्म। चलो भाई लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। अब यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल दिया गया है, देखो एक वर्ड में बोल रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है एक ऐसे सर्कल का ग्रुप जिसका सेंटर सेम हो। जैसे ये वाला सर्कल है, ये सर्कल है फर्स्ट और ये सर्कल है सेकंड, दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, यही वाला तो है, यही वाला तो है ब्रो, यही वाला तो है, ठीक है। दोनों का क्या है, सेंटर सेम है, तो ऐसे सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। चलो ठीक है, क्या कह रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। 2 सर्कल हैं, उनका सेंटर सेम है। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल की बात करें तो यहाँ ये वाला, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाले सर्कल का कैपिटल R से लिखते हैं और इसका है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको यहाँ लिखते हैं
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ब्रो, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल का 4 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, छोटे सर्कल का 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल और एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल निकालते हैं। सॉल्यूशन ए, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। एरिया निकालने के लिए हमें पाई की वैल्यू, देखो पाई की वैल्यू दिया गया है 3.14, आर की वैल्यू दिया गया है, तो आर की वैल्यू बड़े वाले सर्कल के लिए 10 सेंटीमीटर है। फटाफट निकाल दें। एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग AOC प्यार से लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है और आर की वैल्यू 10 दी गई है, इसका स्क्वायर करना है। भाई साहब बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि 10 का स्क्वायर का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मत कर देना, बहुत मारेंगे भाई साहब, ध्यान रखना। 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, जिसका आंसर होता है 100। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल के लिए पाई की वैल्यू 3.14 है और आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 4 12 8 1 9 1 10 0 कैरी 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो ये हो गया 50.24, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना भाई, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रफ करते हो भाई साहब, ये भी हम कभी भी चेक कर सकते हैं कि भाई साहब इसका रफ दिखाओ, तो कैलकुलेटर मत यूज़ करो भाई साहब, वरना भाई साहब पिटोगे बहुत तगड़ा स्मार्टनेस दिखाने का। सी पोर्शन में हमें क्या निकालना है, सी द शेडेड एरिया बिटवीन, द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल। मतलब कि ये जो है एरिया, देखो ये कैसे निकलेगा भाई, हम निकाल लिए कि बड़ा वाला सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है, छोटा वाला सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है। तो बड़े वाले में से छोटा यदि हम माइनस कर दें तो बीच का एरिया हमें पता चल जाएगा, बड़े में से छोटा। तो एरिया, द शेडेड एरिया, द शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना है 314, माइनस कर देंगे इसमें से 50.24, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे करते हैं 314.00 कर सकते हैं इसको, और 50.24 कर सकते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 3 और यहाँ पे 11 में 5 गया 6, तो ये 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल से तुम्हारे एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड। अब तुम्हारा क्या क्या काम रहेगा हम बताए देते हैं यहाँ पर फटाफट से। ठीक है,
तो सबसे पहला काम जो अपने सिविक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसकी कंप्लीट रीडिंग मार लेना जितना आज अभी तक पढ़ाया है 3 वीडियो में। और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, शाम को बताओ। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र में आते हैं उसको अपनी कॉपी में लिखो। ये 3 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखो, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। और भाई शाम को इससे रिलेटेड जो भी साइड में क्वेश्चन दिए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से एरिया और पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस अच्छे से दिमाग में रख देना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।